इसमें हमें चाहिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन है, तो फार्मूला आ जाएगा एन लैम्डा डी साइन थीटा, और लैम्डा इज़ इक्वल टू डी साइन थीटा बाय एन। अब आप सोचें कि वेवलेंथ निकालनी है तो ये डी साइन थीटा ऊपर होना चाहिए और एन नीचे होना चाहिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे आप डी साइन थीटा लें। अगर चले मैं पहला वाला ऑप्शन ट्राई करती हूँ कि एक्स एक्सिस पे मैंने डी साइन थीटा ले लिया और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, एन ले लिया, तो उस हिसाब से ये लैम्डा क्या आ जाएगा, ये देखें ये आपकी एक्स वैल्यू है और ये अगर आपकी वाई वैल्यू है तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर ग्रेडियंट बनेगा, है ना। क्यों बच्चों, समझ आई ना कि अगर मैंने अकॉर्डिंग टू ये जो कॉलम में लिखा हुआ है, इस कॉलम के मुताबिक अगर मैंने एक्स एक्सिस पे डी साइन थीटा लिया और वाई एक्सिस पे अगर मैंने एन लिया, तो फिर उस हिसाब से डी साइन थीटा एक्स एक्सिस पे और एन जो है वो वाई एक्सिस पे, तो ये तो फिर हमें पता है ग्रेडियंट तो वाई बाई एक्स होता है ना, ग्रेडियंट तो हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है, तो वाई ऊपर होता है, तो इस लिहाज से ये इन्वर्स ऑफ द ग्रेडियंट है असल में, यानी डी साइन थीटा बाई एन असल में 1 ओवर ग्रेडियंट आना चाहिए। तो ये इन्होंने वेवलेंथ को ग्रेडियंट लिखा हुआ है, ये तो गलत है। तो ये 1 ओवर ग्रेडियंट, ये बी पार्ट सही होगा, जिसमें वो अगर आप एक्स एक्सिस पे डी साइन थीटा लेते हैं और वाई एक्सिस पे एन लेते हैं तो उस हिसाब से ये 1 ओवर ग्रेडियंट आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें जी अगले क्वेश्चन पे। ये मुझे बताएं कि किसी को अगर पूछना है, कुछ इशू है तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज़ ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 31। ये नहीं करना क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32 भी नहीं करना क्योंकि ये भी जी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस में से अब निकल गया है, वो A2 में चला गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। कह रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और उसके अंदर 5.1 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं आप तार के अक्रॉस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, तो आपने करंट निकालना है, दैट इज़ क्वाइट ईजी, I इज़ इक्वल टू ANQV। अच्छा ओके, अब इसने क्या कहा है कि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बता दिए हमें, टोटल इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें याद है कि n जो होता है वो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम इस वायर का हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ। ठीक है जी, और हमें एरिया नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो फिर क्या करें, फिर वो कल वाला काम जो हम कर रहे थे इधर करना पड़ेगा, और वो काम ऐसे होगा कि I इज़ इक्वल टू ANQV में n की जगह पर, ये स्मॉल n की जगह पे टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह पे एरिया इनटू लेंथ इनटू एलिमेंट्री चार्ज इनटू वेलोसिटी। समझ आ गई जी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एरिया कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एलिमेंट्री चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, स्पीड भी गिवन है, तो आप आराम से करंट निकाल सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये दो चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी कि स्मॉल n की जगह पे पहले ये वैल्यू डालनी होगी और फिर नीचे इसी वैल्यू में वॉल्यूम की जगह पर एरिया इनटू लेंथ पुट करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34, जिसमें कह रहा है कि अ बैटरी इज़ मार्क्ड एज 9 वोल्ट, व्हाट डज दिस मीन। 9 वोल्ट बैटरी के ऊपर मार्क लगा हुआ है, यानी ये EMF क्या पूछ रहा है। अब ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद होगा कि EMF जो था वो हम पढ़ते थे कि अगर 9 वोल्ट है तो इसका ये मतलब होगा कि 9 जूल्स ऑफ एनर्जी पर 1 कूलम चार्ज अवेलेबल है। ठीक है जी, और यानी कि जब आपका 1 कूलम चार्ज पास करेगा बैटरी में से, तो 9 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे आप चार्ज को, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो लेट अस रीड ईच लाइन के अंडरस्टैंड करें हम। ए पार्ट में कहता है कि ईच कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम द बैटरी सप्लाइज 9 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द होल सर्किट। यस, ये करेक्ट है, लेकिन मैं अगला भी आपको बताती जाऊँ कि बैटरी सप्लाइज 9 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एन एक्सटर्नल सर्किट फॉर ईच कूलम ऑफ चार्ज।
each coulomb of charge from the battery supplies 9 joules of electrical energy to the whole circuit. Battery supplies 9 joules of electrical energy to an external circuit for each coulomb of charge. तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ए और बी में, ये बड़े सोचने। जी बेटा। ए में तो वो कूलम ऑफ चार्ज वो कह रहे हैं कि वो सप्लाई कर रहा है, लेकिन असल में तो बैटरी सप्लाई कर रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। बहुत ज़बरदस्त बात आपने की कि असल में तो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, यानी बैटरी की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो यानी वर्क डन ऑन द चार्ज होता है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे इस लाइन में वो बता रहे हैं कि वर्क डन बाय द चार्ज। देखें यहाँ पे बात साबित हो रही है। और आपको याद होगा कि मैंने जो EMF की डेफिनेशन बताई हुई थी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मैं इसको डिटेल में लिखती हूँ। ये था व्हेन केमिकल एनर्जी is converted into electric potential energy per 1 coulomb charge। ठीक है जी। and work is done on the charges, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं EMF। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे आ जाएगा वर्क इज़ डन बाय द चार्ज आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि ये केमिकल की जगह हमें कहना चाहिए था अदर फॉर्म्स, क्योंकि केमिकल ज़रूरी नहीं होता। अगर सोलर सेल है तो फिर उसमें तो सोलर एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी होगी। तो यहाँ पे अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मैं लिखती होती हूँ, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स पर 1 कूलम चार्ज हम पढ़ते थे। तो ये वर्क डन ऑन द चार्ज और वर्क डन बाय द चार्ज की असल में वो सारी कहानी है। तो यहाँ पे जी ए पार्ट में वर्क डन बाय द चार्ज है, जबकि यहाँ पे जो है ना ये वर्क डन ऑन द चार्ज है सेकेंड पार्ट में। तो ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपकी डेफिनेशन का सारा कहानी चेंज हो जाएगी। तो बी पार्ट करेक्ट है। आगे चलें जी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंपोनेंट कनेक्टेड टू द बैटरी विल बी 9 वोल्ट। ये मतलब नहीं है, ये तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल वगैरह होता है शायद। देयर विल ऑलवेज बी अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल्स। 9 वोल्ट नहीं होगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो फिर तो 9 वोल्ट नहीं होगा। और बैटरी की मार्किंग का मतलब तो EMF की डेफिनेशन है। सो ये बी पार्ट है जी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंपोनेंट कनेक्टेड टू बैटरी विल बी 9 वोल्ट। नहीं जी, एनी कंपोनेंट के क्रॉस नहीं, ये तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल शेयर हो सकता है। तो सी पार्ट गलत है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाएं जी। कहता है डायग्राम शोज अ सर्किट कंटेनिंग 2 बैटरीज। ठीक है जी, मैं पहले अरेज कर दूं इसके साइडों से चीज़ें, ज़रा क्लियर हो जाए हमारा क्वेश्चन जी। कह रहा है कि डायग्राम शोज अ सर्किट कंटेनिंग 2 बैटरीज। अच्छा देखें ये बैटरीज कैसे कनेक्टेड है। आप एक बात नोटिस करें कि अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो तो बैटरीज की EMF ऐड हो जाती है, लेकिन अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये EMF जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। अच्छा भला क्यों सब्ट्रैक्ट होगी? वो किरचॉफ्स लॉ मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था कि अगर आप किरचॉफ्स लॉ देखें तो मैं इसमें बनाऊंगी एक लूप बनाऊंगी। ठीक है, मैं किरचॉफ्स लॉ आपको अप्लाई करना सिखा दूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए कि किरचॉफ्स लॉ में आप एक लूप बना लेते हैं जो कि कन्वेंशनल करंट के अलोंग ही बना लें तो बेहतर है। ठीक है जी, ये मैंने लूप बना ली इधर ऐसे करके। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इसमें हमने किरचॉफ्स लॉ लगाए तो आपको पता है कि टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यही कॉन्सेप्ट है ना, टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल PD। तो एक आपका EMF ये E1 है और एक EMF ये E2 है, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है IR।
ठीक है। और एक इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको भी हम कह देंगे आई आर, लेकिन ये R1 है, ये R2 है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि रूल याद है आपको कि इनसाइड द बैटरी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है जी, नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड बैटरी कन्वेंशनल करंट, आपको मैंने बताया हुआ है ये हमेशा, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द बैटरी, ठीक है, ये रूल है। ये किसकी डायरेक्शन बता रही हूँ मैं, कन्वेंशनल करंट की। और रूल ये है जी कि लूप की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, और अगर ऑपोजिट हो तो हम नेगेटिव लगाते हैं। तो ये जी देखें, ये कन्वेंशनल करंट है, और अब आप देखें कि इनसाइड द बैटरी रूल के मुताबिक कन्वेंशनल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लूप की डायरेक्शन है वो और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। जबकि आप इधर देखेंगे इनसाइड द बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव और लूप की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट के अलोंग है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो आप लिखेंगे एक साइड पे सारे EMF, मतलब 12 एक बैटरी की EMF और दूसरी की -8, ये टोटल EMF एक साइड पे लिख दी। अभी वजह बता दी आपको क्यों ऐसे किया मैंने। और जो दूसरे साइड पे पोटेंशियल ड्रॉप लिखने हैं तो IR1 यानी ये 1 ओहम के साथ प्लस IR2 मतलब दूसरा जो दूसरा रजिस्टर है 0.5 उसके साथ। अब इन दोनों का भी देख लें कि कन्वेंशनल करंट, ये देखें ये उसने दिखाया हुआ है आउटसाइड द बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये देखें ये बनाया हुआ है उसने। तो ये कन्वेंशनल करंट अगर मैं देखूं तो इस बड़ी बैटरी से अगर करंट निकल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो सेम करंट ये एंटर होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे करके। तो उस हिसाब से देखें कि मैं अब आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ये येलो कलर से कि ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड लूप सेम है दोनों में। देखें दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड लूप सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के साथ मैंने ये पॉजिटिव लिखा है। लें जी, अब आगे से इसको सॉल्व कर लें। 4 = I - 0.5I, यानी 0.5I = 4, मतलब I = 4 / 0.5। ये बताइएगा ज़रा क्या बनता है यार, और इसको ज़रा चेक भी कर लें कि कहीं गलत तो नहीं है। मैम इसका 8 आंसर है। 8, ठीक है जी, चेक कर लीजिएगा ज़रा मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट है जी, बताएं ज़रा। मैम 2.7 आ रहा है। मैम ए ऑप्शन है। अच्छा, क्या हमने कोई गलती की कैलकुलेशन में? तो कोई गलती नहीं की हमने कहीं। V = IR, करंट हमने दोनों में सेम होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट भी ठीक है यार। ओह, मैंने माइनस कर दी जी, ऐड होते हैं, मैंने देखे ना माइनस कर दिया, सॉरी जी, ये प्लस था तो ये 1.5 होगा, तो 4 / 1.5। यस, आई होप ये यस आंसर 2.67 आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 36 और ये कह रहा है कि सर्किट शोन इंक्लूड्स अ सेल ऑफ constant internal resistance and an external resistance R. A student records the ammeter and voltmeter reading. She then connects a second identical resistor in parallel with the first. What happens to the ammeter reading? भाई आप अगर यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो सर्किट का करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, अब सीन कुछ ऐसे है कि ये आपका सेल है और इसकी EMF कांस्टेंट है और ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और वो भी कांस्टेंट है,
और इसमें आप इक्वेशन लिख सकते हैं किरचॉफ्स लॉ के मुताबिक EMF इज़ इक्वल टू V टर्मिनल प्लस V लॉस्ट। और उन्होंने पूछा है वोल्ट मीटर रीडिंग, और वोल्ट मीटर रीडिंग असल में ये टर्मिनल पोटेंशियल ही है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर रीडिंग इधर आ जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग, और V लॉस्ट उधर चला जाएगा। तो EMF माइनस V लॉस्ट, और V लॉस्ट आपको पता ही है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को V लॉस्ट कहते हैं। तो EMF आ जाएगा माइनस IR इज इक्वल टू वोल्ट मीटर रीडिंग। अब आप यहाँ से देखें कि इसमें हमने ये देखना है क्या जी के इसमें ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, लेट से कि ये 10 है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेट से ये 2 है। तो अगर करंट जो है जैसा कि उन्होंने कहा कि इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म है ये बढ़ती चली जा रही है, और आप एक कांस्टेंट वैल्यू में से जो चीज़ माइनस कर रहे हैं अगर वो इंक्रीज़ कर रही है तो आपका जो आंसर होगा वो डिक्रीज़ करेगा। सो इट मीन्स के वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीज़ करेगी, ठीक है जी। और सर्किट का करंट इंक्रीज़ कर रहा था, इसलिए एम मीटर रीडिंग इंक्रीज़ करेगी। समझ आई जी। अब ये जो मैंने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है, आपको शायद लग रहा हो कि बड़ी बेकार सी बात है, हम तो कुछ और तरीके से कर लें, तो आई एम सॉरी, ये P2 की एक्सप्लेनेशन है पूरी। 3 मार्क्स का जो P2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों का टेस्ट भी लिया था, सब बच्चों ने इसकी एक्सप्लेनेशन गलत लिखी थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन को ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने समझाया कि आप टर्मिनल पोटेंशियल को डायरेक्ट जज नहीं कर सकते। मसलन अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो वोल्ट मीटर रीडिंग को हम ऐसे समझेंगे कि V इज इक्वल टू IR, तो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो गई है सर्किट में तो करंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो बेटा दोनों चीज़ें वेरी कर रही हैं, तो आप वोल्ट मीटर रीडिंग के बारे में कैसे बता सकते हैं? आपको पता है ना कि किसी भी चीज़ को मालूम करने के लिए कि वो कैसे वेरी कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, एक इक्वेशन में एक चीज़ कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आपने पैरेलल में एक और रेजिस्टर लगा के अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ किया है तो सर्किट का करंट भी तो साथ ही चेंज हो गया ना। तो वोल्ट मीटर रीडिंग तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट है, तो हम फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि वोल्ट मीटर रीडिंग की वेरिएशन कैसे? तो उसके लिए हमें फिर ये किरचॉफ्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा, ये वाला, और फिर हमें उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा कि V लॉस्ट उधर चला गया, और फिर V लॉस्ट को भी ओपन करना पड़ेगा I इंटू R से, और उसमें R रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, करंट इंक्रीज़ करेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू में से जब आप ये टर्म IR माइनस करेंगे जो कि बढ़ती चली जा रही है बिकॉज करंट आपका बढ़ गया है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग फिर इस सेंस से हमें समझ आएगी कि डिक्रीज़ हो रही है। समझ आ रही है जी। तो आपने जजमेंट जो है वो ये, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी R डिक्रीज़ हो रहा है तो वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीज़ होगी, तो फिर करंट भी तो इंक्रीज़ हो रहा है ना। समझ आई। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से चलना है, और ये P2 का भी कॉन्सेप्ट जो है ना ये वहीं से ही लिया हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स की है जो ये मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आगे चलें, क्वेश्चन 37, और ये करोड़ दफ़ा आता है, इतना आता है कि यकीन माने कि ये लाजमी किसी ना किसी पेपर में मैंने देखा है क्वेश्चन। आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिखा रहे हैं कि एक बैटरी है जिसकी EMF E है, निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टर्स के साथ कनेक्शन हुआ हुआ है, और इधर I1 है इन दोनों रेजिस्टर्स में, इन दोनों में I2 है, और वो कह रहे हैं कि I1 एंड I2 इन द रेजिस्टर शोन हुआ है, विच इक्वेशन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? ओके तो ये वाली जो चीज़ है इसमें एक ज़रा देखें, इसके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे ये दिए हुए। ये जो पहला ऑप्शन है इसमें ये I1 इंटू R1 प्लस R2 जो है वो बेसिकली इसके क्रॉस पोटेंशियल है, ठीक है जी, क्योंकि आप करंट को इन दोनों रेजिस्टर्स के सम से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों रेजिस्टर्स का सम और इस करंट से मल्टीप्लाई करें तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2, मैं ऐसे करके लिख लूँगी।
और आगे फिर कह रहा है कि I2 इंटू I3 प्लस I4, तो ये वाली जो टर्म है ये है जी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 एंड R4, दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इसने ये दिया हुआ है। और वो कह रहा है कि इसको सम करेंगे हम लोग तो आंसर 0 आता है। पहली तो बात मैं ये कहूँगी कि VR1 R2 और इन दोनों का जो सम है, या सॉरी एक मिनट, एक चीज़ कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 R2 एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 R4 ये सेम है। ये बात समझ आइए आप लोगों को कि R1 R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और R3 R4 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। क्यों है जी सेम, कोई बता सकता है? पैरेलल में है। तो अगर ऐसा है तो लेट मी राइट ये कि R1 R2 का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया I1 इंटू R1 प्लस R2 एंड R3 R4 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया I2 इंटू R3 प्लस R4। और अगर आप इस टर्म को इस साइड पर ले आएँ, ठीक है जी, -I2 R3 प्लस R4, तो उस साइड पे 0 बच जाएगा। तो इस हिसाब से ये बी पार्ट बनता है। सही है जी, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। देखिए ये जी मैंने आपके सामने ही कॉन्सेप्ट लिया कि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, उसकी वैल्यूज़ लगाई और आप देख सकते हैं कि आंसर आ गया आपका। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर है जी 38। ये वाला कह रहा है कि इन द सर्किट शोन अ पोटेंशियोमीटर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 120 ओम is connected in parallel with a resistor of 150 ohm and resistor of R। ठीक है, ये R के साथ उन्होंने लगाया हुआ है और कह रहा है कि वोल्ट मीटर रीड्स 0 volt when the slider of the potentiometer is 1/4 of the way from its lower end। ओके, कह रहा है जी कि वोल्ट मीटर 0 रीडिंग देता है जब पोटेंशियोमीटर जो है वो 1/4 ऑफ इट्स वे फ्रॉम द लोअर एंड, यानी वो यहाँ से 1/4 डिस्टेंस ऊपर है। तो आपने R की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा यार, इसमें तो इजी ही है कि 12 वोल्ट अगर इस पूरे के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है तो मैं रेशो मेथड लगाऊंगी कि 120 ओहम के क्रॉस अगर 12 वोल्ट ड्रॉप होता है तो 1/4 ऑफ द 120 के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 120 टाइम्स ये आ जाएगा 4 3s आर यानी 30, तो ये कट गए तो ये 3 आ जाता है। अच्छा 3 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये पोटेंशियल आ गया, मतलब यहाँ, मतलब मैं ये कहूँगी कि इधर इतने पोर्शन के अक्रॉस, यानी ये 1/4 ऑफ द 120, यानी ये वाली जो रेजिस्टेंस है जो कि असल में कितनी बन रही है, 30 ओहम बन रही है। तो 30 ओहम के क्रॉस कितना पोटेंशियल निकला आपका जी, 30 ओहम के क्रॉस पोटेंशियल निकल आया 3 वोल्ट्स। ये 3 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट में से 3 वोल्ट्स इधर ड्रॉप हो रहे हैं और बाकी के 9 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहे हैं। तो अगर इस साइड पे 3 वोल्ट हो रहे हैं तो इस रेजिस्टर के क्रॉस भी 3 वोल्ट ही होगा। अच्छा, अब उसने रेजिस्टेंस मांगी हुई है तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लगेगा V = IR। इसमें से आपको वोल्ट मीटर रीडिंग पता चल गई लेकिन आपको करंट नहीं पता, तो करंट कैसे निकालेंगे जी। करंट निकालने का तरीका ये है कि मैं ये कहूँगी कि अगर 9 वोल्ट इस साइड पे ड्रॉप हो रहा है तो 150 ओहम पे असल में 9 ही ड्रॉप होगा, बिकॉज 150 एंड ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं ब्लैक से शेड कर रही हूँ, दे आर पैरेलल। सो मैं फार्मूला लगाऊंगी V = IR और 9 करंट मुझे नहीं पता, रेजिस्टेंस 150 लगाऊंगी उसके, यानी 9 वोल्ट के 150 के क्रॉस 9 वोल्ट है तो करंट आपका आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है जी, अब बस आप इस करंट को यहाँ पे पुट कर दें, यानी 9 डिवाइडेड बाय 150, तो आपकी रेजिस्टेंस निकल आएगी। रेजिस्टेंस आएगी जी 150 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 9। अच्छा जी, ये 50 ओहम बन रही है सी पार्ट। ठीक है जी, मुझे बताएं कि इसमें किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लें।
रिपीट कर देती हूँ कि मैंने कहा कि 120 ओहम थी टोटल रेजिस्टेंस, तो 1/4 नीचे से वो कह रहा था कि ऊपर है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, तो नीचे वाली जो रेजिस्टेंस बनती है 1/4 ऑफ 120 दैट इज़ 30 ओहम। और मैंने रेशो मेथड से देख लिया कि अगर पूरे पे 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये 120 12 के साथ पैरेलल में लगी हुई थी, तो 120 ओहम पे अगर 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो 30 ओहम पे कितना ड्रॉप होगा वो मैंने निकाल लिया। इस साइड पे 3 वोल्ट और इस साइड पे 9 वोल्ट, तो आर के साथ पैरेलल में 3 वोल्ट है, तो ये आर की क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 3 पता चल गया, लेकिन आर में से करंट कितना वो नहीं पता चल रहा था। और हाँ, इसने कहा था कि वोल्ट मीटर रीडिंग 0 है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग 0 का यही मतलब है कि इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो करंट है, सॉरी यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यानी इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट ए, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है यानी जहाँ पे इस जगह पे पोटेंशियल एट बी, ये सेम है, ये बात भी है, तो तभी वोल्ट मीटर रीडिंग 0 दे रहा है। तो वो जो हमने डिवीजन की है वो बिल्कुल परफेक्ट इसीलिए की है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके यानी सेम होगा, और इसी तरह ये रेड वाला जो पोर्शन मैंने शेड किया हुआ है, इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज वोल्ट मीटर 0 रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। सो दैट्स वाई मैंने ये डिसीजन लेके ये V इज इक्वल टू आई आर 150 वाले के क्रॉस अप्लाई किया है जी, करंट की वैल्यू निकाल ली, और करंट जो था 150 और R जो आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं इसलिए दोनों में सेम करंट होगा, तो तब मैंने I जो है वो 9/150 पुट करके R निकाल लिया जी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट ऑन थिन गोल्ड फॉयल, वन अल्फा पार्टिकल कोलाइड्स विद गोल्ड न्यूक्लियस, हेड ऑन कोलिजन करता है अल्फा पार्टिकल and is deflected back along its original path. Which statement could explain why the recoil speed of gold nucleus is small compared to the recoil speed of alpha particle? अच्छा, कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल आया, ठीक है, उसने गोल्ड न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन की और रिबाउंड हो गया, ठीक है जी, बाउंस बैक कर जाता है सेम पाथ के अलोंग अल्फा पार्टिकल, और कह रहा है कि इस दौरान आपका जो गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस वो भी पीछे की तरफ मूव करता है विद सम स्पीड v, और वो कह रहा है कि जो इसकी रिकॉइल स्पीड है और अल्फा पार्टिकल की रिकॉइल स्पीड को मैं v अल्फा कह लेती हूँ और इसकी रिकॉइल स्पीड को v g कह देती हूँ गोल्ड की, तो वो कह रहा है कि गोल्ड की रिकॉइल स्पीड स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल की रिकॉइल स्पीड से। अच्छा, अब पढ़ते हैं इसका आंसर क्या क्या ऑप्शन ठीक हो सकती है। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर ओनली स्लाइटली डिफ्लेक्टेड एज दे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। ओके, अल्फा पार्टिकल्स एंड गोल्ड न्यूक्लियस रिपेल ईच अदर। Mass of gold nucleus is much greater than the mass of alpha particle. Momentum of alpha particle decreases as it approaches the gold nucleus. अच्छा सवाल है, काफ़ी सारे ऑप्शंस ही काफ़ी करीब करीब लग रहे हैं, ख़ास तौर पे बी, सी और डी वाले। लेकिन इसने कहा है कि रिकॉइल स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, यानी वो कह रहे हैं कि इसकी रिकॉइल स्पीड लेस है गोल्ड न्यूक्लियस की, और इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी रीज़न जो है ना, रिकॉइल स्पीड लेस होने का जो है ना ताल्लुक़ मोमेंटम के साथ है, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो चूँकि उसका मास बहुत ज़्यादा है गोल्ड न्यूक्लियस का, इसलिए उसकी स्पीड को कम होना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मुझे तो ये सी पार्ट लग रहा है। सब आंसर बताइएगा, बाकियों को फिर हम डिस्कस करते हैं मज़ीद। मुझे लगता है सारी क्लास सो गई है। हेलो मैम, आंसर सी है जी, आंसर सी है। अच्छा जी, इसमें जो बाकी ऑप्शन है ना, उसमें ये मसला है कि
अल्फ़ा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस रिपेल ईच अदर, इसका ताल्लुक असल में स्पीड के साथ, रिपेल तो वो करते हैं नो डाउट, लेकिन स्पीड उसकी कम क्यों है, अल्फ़ा की रिकॉइल स्पीड से कम क्यों है, इसका ताल्लुक रिपल्शन से नहीं है। रिपेल कर रहे हैं नो डाउट, वो तो इसलिए रिपेल कर रहे हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, अल्फ़ा पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक स्पीड से नहीं होगा, यानी कि स्पीड कम क्यों है, इस वजह से स्पीड कम है क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं, ये तो कोई रीज़न ना हुई, ठीक है ना। जबकि डी पार्ट में मोमेंटम अल्फ़ा पार्टिकल का डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे वो अप्रोच करता है। यस, ये ट्रू है कि जैसे अल्फ़ा पार्टिकल इसके करीब जाएगा, चूँकि आपका गोल्ड न्यूक्लियस उसे रिपेल कर रहा है, अल्फ़ा पे भी पॉजिटिव चार्ज है, गोल्ड न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन की वजह से अल्फ़ा की स्पीड डिक्रीज़ करेगी जैसे जैसे वो उसके करीब आएगा। बट इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि गोल्ड का जो गोल्ड न्यूक्लियस की रिकॉइल स्पीड कम है, इस वजह से तो कम नहीं है कि जी वो अल्फ़ा जो है वो स्लो डाउन होता जा रहा है। असल में जो गोल्ड न्यूक्लियस की स्पीड है वो उसके मोमेंटम पे डिपेंडेंट होगी, और अगर मैं मोमेंटम का फार्मूला लगाऊं तो वो मास इनटू वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट, तो ये सीन होगा कि चूँकि गोल्ड का मास इतना ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी को फिर कम होना पड़ेगा फॉर द रीज़न अगर कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो टोटल मोमेंटम बिफोर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर जो है वो सेम है, ठीक है, टोटल मोमेंटम दोनों का। लेकिन डी ऑप्शन में भी तो वो मोमेंटम की बात कर रहा है, स्पीड से रिलेट कर रहा है। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज़ हो रही है ना, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ज़रा लगाएं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये देखें कि इसका गोल्ड का मोमेंटम ज़ीरो आ गया और अल्फ़ा पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो मुसलसल डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। वो तो ये तो मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा है रास्ते में, लेकिन आप तो एक ही मोमेंटम की वैल्यू लेंगे ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मुसलसल वेरिएबल मोमेंटम तो नहीं लिया जा सकता, आप तो वही लेंगे जब वो स्टार्टिंग में, यानी आपने गोल्ड न्यूक्लियस पे उसको हिट करवाया था, जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी वो वाली लेके आप इसको चलेंगे ना। और वो मुसलसल डिक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। तो जी बेटा क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि जब मुसलसल फोर्स लग रही है उसके ऊपर गोल्ड न्यूक्लियस की वजह से, तो उस केस में आपकी इक्वेशन बनती है एफ नेट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, यानी अल्फ़ा पार्टिकल का मोमेंटम अगर मुसलसल डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है गोल्ड न्यूक्लियस उस पर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों की फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। यानी मुझे यह कहना पड़ेगा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ चेंज इन मोमेंटम ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, ऐसे ही है ना, ये होगा। और अब आप इसको ज़रा ओपन करें तो चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला आ जाएगा, मास तो आपके अल्फ़ा पार्टिकल का कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी का चेंज ऐसे होगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू, इसी तरह मास ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस कांस्टेंट है लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होगी जिसको आप रिकॉइल वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है ना। ये गोल्ड न्यूक्लियस की रिकॉइल वेलोसिटी है। मैं ऐसा करती हूँ कि इस पर यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगाना चाहिए, ये जो हमारा एक्शन और रिएक्शन फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो लगेगा जी। अच्छा सवाल है ये, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस आ गया। अब ज़रा यहाँ पे बताएं कि क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो अगर इसका मास ज़्यादा है तो फिर इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज इन वेलोसिटी इसकी कम होगी, तो इसीलिए इसकी वेलोसिटी में अगर चेंज कम आ रहा है तो उसने वही कहा कि इसकी जो रिकॉइल स्पीड है वो लेस है। रिकॉइल स्पीड यानी देखें, अब सुने ज़रा गौर से, सब बच्चे बड़े गौर से सुने कि ये अल्फ़ा पार्टिकल है वो उसके करीब आ रहा है और यहाँ पे गोल्ड न्यूक्लियस है बैठा हुआ, तो जैसे जैसे वो इसके करीब आएगा ये पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एक्शन और रिएक्शन पेयर। जो मैंने आपको बताया कि एक्शन और रिएक्शन पेयर का फार्मूला क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, और एक्शन और रिएक्शन में ये मतलब जो फोर्स
यानी अल्फ़ा पार्टिकल उस पर लगाएगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स गोल्ड भी लगाएगा। और मैंने गोल्ड के लिए ये फार्मूला लिखा, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, दोनों साइडों से मैंने काट दिए। और इसकी फोर्स के लिए मैंने चेंज इन मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कट गया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब मसला ये कि क्योंकि गोल्ड का मास ज़्यादा है इसलिए उसकी चेंज इन वेलोसिटी कम होगी, ठीक है जी। अब चेंज इन वेलोसिटी कम होगी यानी पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी यानी वो जो वेलोसिटी अटेन करेगा, जिसको आप रिकॉइल वेलोसिटी कह रहे हैं, वो लेस होगी, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी वो लेस इसलिए है कि देखें ये दोनों वैल्यूज़ कम है, ये दोनों वैल्यूज़ ने इक्वल होना है, इस वैल्यू ने और इस वैल्यू ने का इक्वल होना है। अब ये चाहे जो भी वैल्यूज़ आए, यहाँ पे मास अल्फ़ा पार्टिकल का आ जाएगा 4u और इसकी जो भी वेलोसिटी है वट एवर जो भी है इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मास आ जाएगा इसका, ये गोल्ड न्यूक्लियस का मास अब मुझे याद नहीं है, काफ़ी ज़्यादा होता है, समथिंग कोई पता नहीं मुझे बिल्कुल, कोई मेरा ख्याल है कि हंड्रेड्स में होता है टाइम्स यू, तो फिर इसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो काफ़ी कम बनेगा। समझ आई जी। मैं ये इतना ज़्यादा ज़ोर इस पर फार्मूला इस पर इसलिए दे रही हूँ कि अगर ये P2 में क्वेश्चन आ गया कि ऐसे करके एक अल्फ़ा पार्टिकल उसकी तरफ जा रहा है और बताएं जी उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, तो आपको ये फार्मूला लगाना आता हो, ठीक है ना, वरना तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो इतनी डेप्थ में उसकी ज़रूरत नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन जी आप लोग खुद कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है कि अभी बस करते हैं, अजान भी हो गई है, लेकिन कर लेते हैं, अजान हो रही है कोई बात नहीं, मैं साथ साथ बस करती जाती हूँ। अच्छा जी, तो इसमें इसने कहा था कि एक हेड्रॉन है जिसके अंदर 3 क्वार्क्स हैं और हेड्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो वो पूछ रहा था कि पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन क्या है। तो ये मैंने ए पार्ट में जी क्वार्क कंपोजिशन चेक कर ली, क्योंकि डाउन जो होता है वो -1/3 होता है, डाउन 2 डाउन है तो -1/3 -1/3 और अप +2/3 है, तो टोटल चार्ज आपका 0 बनेगा। इसी तरह डाउन अप स्ट्रेंज है तो अप का चार्ज होता है +2/3 और दो डाउन और स्ट्रेंज दोनों का -1/3 होता है, तो टोटल चार्ज 0 बना। तीसरे में जी अप स्ट्रेंज है तो अप 2/3 और माइनस ये स्ट्रेंज और स्ट्रेंज -1/3 आ गया, ये भी चार्ज 0 बना, तो डी पे जी +1 चार्ज आ रहा है सॉल्व करें तो। लेकिन आपको ये वो टेबल याद करना पड़ेगा, आपको टेबल का तरीका याद है जी, मैंने क्या सिखाया था। टेबल याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम। अप जो है वो +2/3, डाउन -1/3, फिर +2/3 चार्म -1/3, फिर +2/3, फिर -1/3, बस मैंने ऐसे याद किए हुए। और इनके एंटी क्वार्क यानी कि एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी चार्म, एंटी स्ट्रेंज, एंटी टॉप एंड एंटी बॉटम सेम होगा, बस साइन उलट